नमस्कार, मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए ओम प्रकाश राय यायावर की एक कहानी वैश्या की बेटी लेकर आई। ओम प्रकाश राय यायावर बनारस में रहते हैं। उन्होंने अब तक 2 उपन्यास लिखे हैं, काशी टेल और आपका रसिया, जो बहुत ही चर्चित हुआ है, युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी ये कहानी वैश्या की बेटी। ये उन दिनों की बात है जब इलाहाबाद सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिताओं का नैहर हुआ करता था, जब विश्वविद्यालय शिक्षा गुणवत्तापूर्ण और उच्च कोटि की हुआ करती थी। पटना और इलाहाबाद जैसे छोटे शहर हर साल थोक के भाव सिविल सर्वेंट पैदा किया करते थे। शिक्षा बाजार और रोजी रोटी की वस्तु ही नहीं, बल्कि उच्च आदर्शों और जीवन दर्शन की चीज थी। उन्हीं दिनों एक थे रूप बाबू। वैसे पूरा नाम रूप नारायण सिंह था। नाम के उलट रूप बाबू थे बेहद कुरूप, रहने वाले प्रतापगढ़ के थे, पर पिछले कई सालों से इलाहाबाद के होकर रह गए थे। ग्रेजुएशन करते ही घर वालों ने रूप बाबू का बोरिया बिस्तर तैयार किया और धर्म युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में बगैर राय मशविरा किए उतार दिया। बेचारे रूप बाबू किलसकर रह गए। रूप बाबू अद्भुत प्राणी थे, अद्भुत इस मायने में कि इतने बड़े शहर में उनका कोई मित्र नहीं था। परिचय और जान पहचान वाले बहुत से थे, पर गहरी दोस्ती किसी से नहीं। एकदम अकेला इंसान। उन्हें कभी किसी ने मित्र मंडली अथवा समूह में किसी से बात करते नहीं देखा। उनके सहपाठी, जूनियर, परिचित सभी उन्हें अकेला बाबा ही कहते थे। जब भी दिखते तो बकरे की तरह दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बेतरतीब, शर्ट के कॉलर मैले कुचले, जेब कागज के टुकड़ों से उफनाई हुई, एकदम फिलोसोफर मॉडल लगते थे। चाय और सिगरेट दोनों के लती थे। पढ़ने से जब भी मन भर जाए तो बाहर नुक्कड़ पर जाते, चाय पीते, कमरे पर सिगरेट पीने से हमेशा परहेज करते। जब भी रूम से निकलते सिगरेट सुलगाते और लंबा लंबा कश करते नजर आते। यदा कदा कोई परिचित प्रणाम करता तो सिर जरूर हिलता नजर आता, पर जुबान नहीं। चेहरा इतना खड़ूस कि जल्दी किसी की हिम्मत ही नहीं होती बोलने की। लॉज में रहने वाले दूसरे लड़के दिन गिनते रहते, कितने दिन हुए नहाए, दाढ़ी बनाए हुए, बाहर गए हुए और कितने दिन रह गए हैं। सही मायनों में रूप बाबू जल संरक्षण के अघोषित ब्रांड एम्बेसडर थे। 3-4 दिनों में पहले कभी नहीं नहाते थे। खैर 10-15 दिन बाद एक रोज किताब कॉपी सहेज कर अलग रख देते, फिर संपूर्ण स्नान करते, शेव करते, बालों को करीने से काटते, परफ्यूम स्प्रे करते, बूट में पॉलिश देते और उंगलियों में सिगरेट फंसाए जूता मचमचाते और गुनगुनाते हुए कमरे से बाहर निकलते। ऐसे वक्त लॉज के दूसरे छात्र छिप छिप कर देखते और आपस में कानाफूसी करते। लॉज से बाहर निकलकर सीधे मीरगंज का रुख करते और वहां कोई थी जो इनका इंतजार करती थी। रूप बाबू लॉज से निकलकर सीधे मीरगंज का रुख करते और वहां कोई थी जो इनका इंतजार करती थी। वो एक नामचीन वैश्या की बेटी थी, माला। ठीक इनके विपरीत, खूबसूरत, हसीन, ज़हीन और इनके आकर्षक की दोनों को एक साथ देखकर कोई भी आश्चर्य में पड़ जाता। इससे नायाब जोड़ी शायद इलाहाबाद में के इतिहास में कोई और बन पाई हो, और वो माला रूप नारायण जी को देखते ही खुश हो जाती। शायद उसे भी इसी दिन का इंतजार रहता था। वो मोबाइल का जमाना नहीं था, पर जाने कैसे उसे हर बार पूर्वाभ्यास हो जाता था। वो 2-1 दिन पहले से ही इंतजार करने लगती। दूसरे लोगों के लिए उस दिन माला का दरवाजा बंद रहता। एक छोटे से कमरे में रूप बाबू बैठ जाते और माला जल्दी से बन संवर कर तैयार हो जाती। फिर दोनों निकल जाते इलाहाबाद की सैर पर। कभी संगम तो कभी झूसी, कभी आनंद भवन तो कभी सिविल लाइंस और आजाद पार्क। दिन भर लोग दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले घूमते, बतियाते और खूब मस्ती करते। सुबह से जो बातों का दौर शुरू होता तो बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। रूप बाबू माला के साथ एकदम सहज महसूस करते।
अनपढ़ माला के सामने रूप बाबू अपना सारा दुख दर्द पीड़ा परेशानी शिक्षा दर्शन निर्बाध भाव से प्रकट करते। इलाहाबाद शहर का प्रत्येक कोना अंतरा इन दोनों से परिचित था। माला को रूप के साथ इतना स्वच्छंद घूमते देख उसकी माँ को भी अच्छा नहीं लगता। उसकी सहेलियां ताने देती, लेकिन माला पर जैसे रूप बाबू ने कोई जादू कर दिया था। वो अपने आप से भी ज्यादा रूप पर भरोसा करती थी। वो एकमात्र इंसान थी जिसने रूप बाबू के अंदस की खूबसूरती को पहचाना था। एक दिन माला के साथ छक्कर जिंदगी का आनंद लेते रूप बाबू उसके हर एक भाव भंगिमा नाज नखरे लटके झटके कार्य और कथन की तारीफ करते और जो वो कहती वही करते। साल दर साल गुजरता गया पर रूप बाबू के रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सब कुछ यथावत जारी रहा। लोगों को लगता था कि रूप बाबू खाते पीते परिवार के हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। न किसी को रूप बाबू से ज्यादा उम्मीद थी, न कोई अपेक्षा, और न ही रूप बाबू कभी अपने आप को लेकर जल्दबाजी में थे। पहले 3-4 महीने पर एक बार घर घूम आया करते थे, पर कुछ साल बाद घर जाना भी एकदम कम कर दिया। घर से समय पर पैसे पहुंच जाते थे, इसलिए कभी हाथ तंग नहीं रहा। रूप बाबू कब सोते थे ये लॉज के दूसरे छात्रों के बीच कौतूहल की बात थी। कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता और रूप बाबू कुर्सी पर बैठे हर वक्त किताबों की दुनिया में डूबे नजर आते। ऐसे ही दिन बीतते गए, तारीख महीने साल बदलते गए और एक दिन सचमुच कमाल हो गया। रूप बाबू सच में सिविल सर्विसेज में पास हो गए, लेकिन रिजल्ट का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया। पर यह बात कहाँ छिपने वाली थी। घर से लेकर इलाहाबाद तक अचानक सबको रूप बाबू की सुधाई, सहपाठी परिचित सगे संबंधी जूनियर सबका जैसे बधाई देने का उनके कमरे पर तांता लग गया। कल तक जितने अपने उनके बेगाने बने थे सभी आज उनके दीवाने हो गए। जो लोग उन्हें देखकर नाक भौं सिकोड़ते थे अब वही उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। लेकिन जब सभी इनके कमरे में पहुंचे तो पता चला कि रिजल्ट के दिन से ही कमरा बंद है और रूप बाबू लापता है। लोगों को समझते देर न लगी कि इस वक्त रूप बाबू कहाँ होंगे। इधर माला और रूप बाबू रिजल्ट की खुशी में अपनी दुनिया में खोए हुए थे। आज मैं बहुत खुश हूँ माला, रूप मुस्कुराते हुए बोली। मैं समझ सकती हूँ, माला ने रूप के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। तुम्हें क्या चाहिए बताओगे? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रूप बाबू भावुक हो उठे। मुझे और क्या चाहिए? आप साहब बन गए, यही मेरे लिए काफी है। माला ने गहरी निगाहों से रूप बाबू की आंखों में उतरते हुए कहा। फिर भी तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो बता दो, रूप बाबू ने जोर देकर कहा। आप बस मेरे लिए हमेशा वही रूप बाबू बने रहिएगा। माला ने इतने नर्म और मधुर भावों से कहा कि रूप बाबू के मन में जो संचित कोमल भाव थे सहसा शब्दों के अजस्र प्रवाहित हो उठे। तुम्हें नहीं मालूम माला, मेरे इस चेहरे से इस दुनिया को कितनी नफरत थी। मैं न जाने कितनी बार प्यार में पड़ा, किस हद तक लड़कियों के पीछे भागता रहा, न जाने कितने ख्वाब सजाए, कैसी कैसी कल्पनाएं की, पर हर बार जलील होना पड़ा। मेरे कितने पैसे बर्बाद हुए, तब जाकर समझ में आया कि ये प्यार किसे कहते हैं, इश्क क्या बला है और लड़कियां भी कैसी कैसी होती हैं। इसी बीच मेरी उम्र भी बढ़ती गई। अचानक जैसे मुझे एक तेज जलन महसूस होने लगी। जब भी पढ़ने बैठता तो दिमाग में उल्टे सीधे और बुरे ख्यालात आते। अपने आप को संभालना मुश्किल होने लगा था। रास्ते चलते हर लड़की को मैं घूरने लगा था। कहीं कभी भड़कीले कपड़ों में लड़कियों को देखता तो मेरा मन कामुकता से भर जाता। ऐसे में मजबूर होकर मुझे एक रोज मीरगंज का रुख करना पड़ा और दुर्भाग्य से आपकी एक और मतलबी लड़की से मुलाकात हो गई। नहीं? माला ने सहजता से पूछा। माला, इतना कहते हुए रूप बाबू की आंखें छलछला गई। एक तुम ही हो जिसने मुझे इंसान समझा, रंग रूप से बाहर मेरी आत्मा में झांका, प्यार से 2 बातें की। आज अगर मैं सफल हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये तुम्हारे इश्क की ताकत थी, वरना मैं कब का जिंदगी से हताश और निराश हो चुका था।
कई बार तो जिंदगी से इतना ना उम्मीद हुआ कि आत्महत्या तक का विचार आया। कि मेरा सौभाग्य था कि बुरे दौर में तुम मुझे मिल गई। पहले मेरी जितनी एनर्जी प्यार पाने के लिए नाना उद्यम करने में खर्च होती थी, तुमसे मिलने के बाद वो सारी ऊर्जा मैंने पढ़ाई में झोंक दी। सच कहता हूँ माला, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। अगर तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाऊंगा तो मैं इस एहसान से कभी ऋणी नहीं हो सकूंगा, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा। आप खामखा इतना मान सम्मान दे रहे हैं मुझे। मैंने आपके लिए किया ही क्या है? मैं तो इतना भी नहीं कर सकी कि आपके आने के बाद सिर्फ आपकी ही होकर रह सकूं। माला के निश्चल प्रेम को देख रूप बाबू हैरत में पड़ गए। कुछ देर तक कमरे में निस्तब्धता छाई रही। ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे की धड़कनों की आवाज सुन रहे हो। फिर अचानक रूप बाबू ने चुहल की, सोचो कल को मेरी शादी हो जाए, मेरी दुनिया बदल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हालांकि रूप बाबू के मन में ऐसा कुछ नहीं था, बस वो माला के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। मुझे बहुत खुशी होगी, आप इस नर्क से निकल जाएंगे। और तुम्हारा क्या होगा? रूप बाबू ने बाएं हाथ से माला के चेहरे के ऊपर आंखों से झांका। मेरा क्या, मैं तो अपनी इस दुनिया में बहुत खुश रहूंगी। आपके बारे में सोच सोच कर कल किसी और दुनिया से ठुकराए रूप बाबू का इंतजार करूंगी। रूप बाबू के होठों पर जैसे छुरछुरी व्याप गई। पगली, रुलाएगी क्या? इतने दिनों में मुझे इतना भी नहीं समझ पाई। मेरे इश्क पर पहला और आखिरी हक सिर्फ तुम्हारा है। इतना कहते हुए रूप बाबू का गला भर आया, आंखों से आंसू छलक आए। बच्चे की तरह लिपट कर रोने लगे। माला का ब्लाउज तर हो उठा। रूप बाबू का सिर माला के सीने से गुथा रहा और माला किसी स्नेहमयी नारी की तरह सिर पर हाथ फेरती रही। रूप बाबू भर्राई आवाज से कहते रहे, मेरे इश्क पर सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा। कुछ दिन बाद रूप बाबू की शादी एक बड़े खानदानी रईस परिवार में तय हो गई। ऐसा नहीं था कि रूप बाबू के माला प्रकरण से लोग अनभिज्ञ हों, ना जानते हों, फिर भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। एक बुलाए 10 थाई वाली स्थिति हो गई। शादी के दिन अनगिनत रिश्ते आए और अंत में शादी तय हो गई। रूप बाबू किसी बीच ट्रेनिंग के लिए मसूरी निकल गए। ट्रेनिंग खत्म होते ही चटपट शादी की तिथि भी निश्चित हो गई। रूप बाबू ने शादी समारोह में माला को भी आमंत्रित किया। यद्यपि कि वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन रूप बाबू की इज्जत के आगे उसकी एक न चली। माला की मुलाकात उन्होंने अपनी सभी परिचितों और नजदीकियों से कराया और गर्मजोशी के साथ मिलाया कि ये मेरी इलाहाबाद की एकमात्र दोस्त है। मेरे रिजल्ट में इसका बहुत बड़ा हाथ है। शादी के बाद पत्नी से रूप बाबू ने माला का परिचय और पहचान करवाया। उसके बाद जब रूप बाबू की पहली पोस्टिंग हुई तो रूप बाबू ने 2 कमरे का एक छोटा सा फ्लैट लोन पर लेकर माला को गिफ्ट किया। माला और उसकी माँ दोनों को उन्होंने लखनऊ के इस नए फ्लैट में शिफ्ट कराया। खर्च वर्च के लिए सारे प्रबंध किए ताकि दोनों की आजीविका में कोई रुकावट ना आए। उसके बाद रूप बाबू अपने घर के अन्य छोटे बड़े आयोजनों में माला को जरूर बुलाते। शादी की सालगिरह मनाया तब भी, शहर में फ्लैट खरीदा तब भी, बच्चे हुए तब भी, उनका जन्मदिन मनाया तब भी। हर खुशी, छोटी बड़ी हर तरह की खुशी में उन्होंने माला को शरीक किया। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। उन्होंने कभी इस बात को तूल नहीं दिया और सहजता के साथ माला से दोस्ताना संबंध कायम रखा। न जाने कितने साल गुजर गए इस घटना को, लेकिन इलाहाबाद की आबो हवा में ये कहानी लोगों की जुबां पर सालों तक चढ़ी रही। इसी बीच इलाहाबाद में भी कितना कुछ बदल गया। नाम तक में तब्दीली आ गई, लेकिन रूप बाबू और माला की प्रेम कहानी जैसे संगम की फिजाओं में आज भी तैरती है। थैंक यू सो मच।